स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम करने वाले हैं धन की बात का वीडियो नंबर 2। जो पहला वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि आपको पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है। क्या सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं इसलिए नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मैंने बताए हैं। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर भी हम इसी कड़ी के अंदर आगे एक और वीडियो जोड़ने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है या फिर जो लोग गांव में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है या हम इसको बोलते हैं बचत खाता, वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या उसमें नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कितना उसके अंदर पैसा रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, हर एक चीज़ पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो डेफिनेटली आपको सिखाने वाला है बहुत कुछ जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम कुछ भी बोलने वाले हैं तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। ये 2 किताबें हैं, एक का नाम है लेट्स टॉक मनी, अगला है रिच डैड पुअर डैड। साथ में 2 आर्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, एक इकोनॉमिक टाइम्स का, एक है मनी कंट्रोल का। इन सभी चीज़ों को या अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद में ही हम आपको बताने वाले हैं चीज़ें। पहले हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो आपके जनधन योजना है या उसके अलावा उससे पहले भी अगर आपका कोई बैंक का खाता था और या अभी आपने नया खुलवाया है तो उसको बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपने खुद के निजी इस्तेमाल के लिए इस अकाउंट को खुलवाया है उसको हम बोलेंगे क्या, सेविंग अकाउंट, ठीक है, बचत खाता। अगर आपने अपने धंधे के लिए, बिजनेस के लिए कोई अकाउंट खुलवाया है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक, जो सेविंग अकाउंट होता है वो आज के टाइम पे सबके पास में होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आपकी सब्सिडीज़ आती हैं, जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो सब आपके खाते में आते हैं। अगर आपका खाता नहीं है तो आपको खुलवाना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। समझते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। अब जो आपका सेविंग बैंक का अकाउंट होता है ना, तो उसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। उस विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली आपकी क्या है कि पैसों का सुरक्षा कवच। एक तरफ तो आपका सपोज आपने महीने की कमाई मान लो 20,000, तो 20,000 रुपये क्या आप अपने घर के अंदर रखोगे? अगर आप रखते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि यह घर के अंदर पैसा रख दिया एक कोने के अंदर छुपा के, लेकिन क्या ये सही है? कोने के अंदर छुपा हुआ पैसा शायद चोरी हो सकता है, बट अगर वही पैसा बैंक के अंदर जमा है तो उसके चोरी होने की संभावना बहुत कम होती है। साथ ही साथ क्या आपके घर के अंदर पैसा जो होता है, जो पड़ा हुआ है, सपोज 1 लाख पड़ा है, तो क्या वो 1 लाख रुपए 1 साल बाद में 2 लाख बन जाता है, या 2 लाख या 1.5 लाख, जितना भी बनता है, क्या बनता है? नहीं, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहता है। बट यहाँ पे सेविंग अकाउंट जो होता है, जो आपका बैंक का खाता होता है, उसके अंदर आपको कुछ ब्याज मिलता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट डिपेंड कर सकता है कि कोई बैंक 3%, 4%, 5%, हर तरह का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, अभी ये बात हो रही है आपके सेविंग अकाउंट की, बचत खाते की। इसके अलावा आप बैंक के अंदर बहुत सारी और सुविधाएं भी होती हैं, FD, RD, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। वो क्या होती है, कैसे होती है, वो आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हमको बताने वाले हैं। उसके लिए अभी क्या है, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे बात करें। ठीक है, अब इसमें एक खासियत क्या होती है कि इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी और हिंदी में बोलते हैं तरलता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपका सेविंग अकाउंट का पैसा होता है उसको आप जब चाहे निकलवा सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अगर आपको लगा कि आपका 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, आज आपको नीड है किसी काम के लिए 20,000 की, तो आप उसको तुरंत जाके बैंक से बोल सकते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, निकाल कर दो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुविधा आपको मिलती है। साथ में आजकल लगभग हर किसी के पास में स्मार्टफोन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसका मतलब आपके पास में भी स्मार्टफोन है। तो कहीं ना कहीं हर बैंक की एप्लीकेशंस आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, UPI ऐप्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जब आपका कोई खाता होता है तो आपको ये सब सुविधाएं भी साथ में मिल रही होती हैं, जो कि शायद अगर पैसा घर में पड़ा होगा तो आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। क्या एक ही होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका होता है नियमित सेविंग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। याद होगा आपको जब ये 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी जनधन योजना, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी एक खासियत थी कि जो भी आपके खाते खुलेंगे वो होंगे ज़ीरो बैलेंस खाते।
इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर मानो 0 है, कुछ भी पैसा नहीं है, तो क्या उस पर बैंक कोई चार्ज लगा सकता है अतिरिक्त? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वही आपका खाता पहला वाला है, नियमित सेविंग खाता है, तो अभी के टाइम में SBI को छोड़ के सभी बैंक्स आपको बोलते हैं कि आपके बैंक खाते के अंदर कम से कम इतने रुपए होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो उस केस में आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस या अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? मिनिमम बैलेंस शुल्क, न्यूनतम राशि शुल्क। लेकिन ये जो आपका 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगती है। वहाँ चाहे आपका 1 साल तक भी बैलेंस 0 है या 100 रुपीज़ है या आपका 1000 रुपये बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, तब भी आपका कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका वरिष्ठ नागरिक सेविंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उन लोगों के लिए खास ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। जो आपको FD RD का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अतिरिक्त होता है। लगभग आधे % के आसपास सभी बैंक्स अतिरिक्त आपको ब्याज दर देते हैं वरिष्ठ नागरिक के केस में। चौथा जो आपका अकाउंट होता है, उसका नाम क्या है? देखिए, नाम से समझो। नाम लिखा हुआ है डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसका मतलब ऐसा अकाउंट जो कि हम डिजिटली खोल सकते हैं, जिसके लिए हमको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे अपनी मोबाइल की ऐप से, ठीक है, वीडियो KYC के थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो सारी सुविधाएं आपको हर एक चीज़ चाहिए, तो आपका जो खाता होना चाहिए वो आपका रेगुलर खाता होना चाहिए, तब जाके आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक, यहाँ पे लिमिटेशंस कुछ आ जाती हैं, जिसको आप बाद में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं बाकी किसी दूसरे अकाउंट में। अगला खाता होता है आपका बाल बचत खाता, माइनर सेविंग अकाउंट। बहुत समस्या होती है कि अगर मान लो आपका बच्चा है 10 साल का, उसके नाम पे आपको अकाउंट खुलवाना है, तो क्या ये वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं? ऊपर वाले नहीं खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको खुलवाना पड़ेगा क्या? माइनर सेविंग अकाउंट या बाल बचत खाता। और उसके अंदर बच्चा जो होता है आपका 10 साल का है, अगर उसके नाम पे अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन जो भी उसके अंदर हैंडलिंग होगी या जो भी बेसिकली काम करने वाला होगा, साइन किसका लगेगा? वो लगेगा आपका, जो भी आपके उसके पेरेंट्स हैं उनका। अगर आप उनके पापा हैं, मम्मी हैं, या फिर उनके कोई भी गार्जियन है, उनका वहाँ पे सब कुछ साइन वाइन होगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होगी, नाम उनका होगा, सब कुछ उनका होगा। जैसे ही वो 18 साल के हो जाते हैं आपके बच्चे, उसके बाद में उनका अकाउंट इसके अंदर, पहले वाले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होता है तो आपको बैंक में जाके करवाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण खाता होता है सेविंग बैंक के अंदर ही, वो होता है आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी मतलब क्या? आपका वेतन अकाउंट। अगर आप उन लोगों में से है जिनकी या कुछ सैलरी या कुछ वेतन हर महीने आता है, फिक्स है, तो आप वेतन अकाउंट के अंदर अपने खाते को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और उस केस के अंदर मैक्सिमम जो बैंक्स होते हैं वो आपको न्यूनतम फीस चार्ज नहीं करते हैं, 0 बैलेंस पे वो अकाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम कि अकाउंट खोलने के तरीके क्या क्या होते हैं। भैया, तो पहला जो सालों से चलता आ रहा है वो है आपका क्या? ऑफलाइन प्रोसेस, कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। उसके बाद में आपको जाना है मकान से बाहर निकल के अपने बैंक में। ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है आपके इलाके के अंदर। वहाँ जाओगे, वहाँ पे बैठोगे, फॉर्म फिल करोगे, सब चीज़ें होंगी। उसके बाद में कहीं जाके आपका बैंक अकाउंट खुलता है। इसको बोलते हैं क्या? ऑफलाइन प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि आप आराम से आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और आपके हाथ से ही अकाउंट खुल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन प्रोसेस। मतलब कि अपना जो ऐप्स हैं, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आपका अकाउंट अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं क्या? ऑनलाइन प्रोसेस। 2 तरीका होता है बैंक का खाता खोलने का, ऑफलाइन और ऑनलाइन। भैया, हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे हैं और नुकसान कुछ हैं, इन पर भी बात करते हैं। देखिए, जो आपका बचत खाता होता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है, उसके अंदर सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? आपकी सुरक्षा है। ठीक है, सेफ्टी है। पैसा बैंक के अंदर सुरक्षित है। ठीक है, बैंक को कुछ हो भी गया तो 5 लाख तक का जो आपका पैसा है वो आपका इंश्योरेंस उसका हो रखा होता है DICGC के थ्रू। ठीक है, DICGC, इसके तहत आपका 5 लाख सुरक्षित होता है। ठीक,
ओके, कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो आपका पेमेंट्स बैंक हो, चाहे आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हो, कोई सा भी बैंक अगर होता है तो आपके 5 लाख सुरक्षित हैं, उसके ऊपर का इंश्योरेंस नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, ब्याज अर्जित कर सकते हो आप, ब्याज आपको मिलता रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिलता है। तीसरा फ़ायदा क्या है, आसान लेन देन होता है, ठीक है। आपको अगर किसी को भी कोई आपका बैठा है 100 किलोमीटर दूर को साथी, उसको आपको पैसे भेजने हैं, तो अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, या तो आप खुद जाके उसको देख के आएंगे जाके, ठीक है, और खुद जाके देख के नहीं आएंगे तो आप किसी के थ्रू उसको भिजवाएंगे, ठीक है। उसके अंदर चोरी होने का खतरा रहता है, खोने का खतरा है। बट अगर आपके पास में आपका खाता है और साथ में दूसरे के पास में खाता है, सिंपली बैंक में जाओगे या फिर ऑनलाइन ही अपने मोबाइल के हेल्प से एक जगह से पैसा दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर किसी से लेना भी है, ठीक है, कोई बहुत टाइम से आपने पैसे दिए हुए थे किसी को, अब बात आती है लेने की, तो वो क्या बहाने मारेगा कि यार मैं अभी आ नहीं सकता, ये वो, तो बोलोगे भैया हमारे पास में खाता है, पैसे इसमें भेजो, ठीक है। ओके, चलिए चौथे फायदे पे आते हैं, डिजिटल सुरक्षा। अब जो आपके खाते होते हैं, जो भी आपके बैंक की वेबसाइट है, एप्लीकेशंस है, उनके अंदर सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। हर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यहाँ पे पालन करके ही वो ऐप्स को बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका पैसा है वो सुरक्षित हाथों में ही है। आगे हम बात करते हैं या कुछ नुकसान है। नुकसान सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका खाता नियमित खाता है तो आपको कुछ ना कुछ 1 महीने के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कौन सा अकाउंट है आपका, क्या है उस पर, ठीक। सेकंड जो इसके अंदर आपको नुकसान देखने को मिलता है वो होता है कम ब्याज दर। कहीं ना कहीं जो आपके बचत खाते होते हैं ना, उनका ब्याज दर 3% के आसपास, 3-4 के आसपास ही रहता है। जबकि अगर वही पैसे को आप एफडी में, आरडी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या किसी और चीज़ में अगर डालते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज जो रिटर्न होता है या जो हमको एक पैसा मिल सकता है 1 साल बाद में, वो कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड और स्टॉक में कम भी हो सकता है, बट जो आपका एफडी है, आरडी है, वहाँ पे एक नियमित आपको परसेंटेज मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 8%, 7%, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। ये एक नुकसान यहाँ पे हम कह सकते हैं। तीसरा जो नुकसान है वो है ट्रांजैक्शन लिमिट, कि हर किसी का जो अकाउंट होता है, जो आपका खाता होता है ना, वो किस तरह का खाता है, किस बैंक का खाता है, उस पर निर्भर करता है कि आपकी लिमिट कितनी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे जो मेरा एटीएम था उससे मैं एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये ही निकलवा सकता था, उससे अधिक नहीं। अगर उससे अधिक की हमको ज़रूरत होगी, सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमको पैसे पड़े हैं 1 लाख रुपये बैंक के अंदर, बट हम एटीएम से तो कम ही निकलवा पाएंगे, तो उस केस में आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर बैंक उस टाइम खुला नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो इस तरह की थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ट्रांजैक्शन लिमिट आपको हमेशा देखनी होती है कि आपका बैंक आपको कितना देता है। अगर आपका बचत खाता है ना, तो पहले तो आपको ये देखना होगा, आज मैं आपको एक काम देता हूँ कि आपके खाते के अंदर ना आपकी लिमिट कितनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी के अभी अपने बैंक जाना और पूछना कि भैया हम अपने एटीएम से कितने पैसे निकाल सकते हैं एक दिन में, हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी लिमिट क्या है मेरे खाते के अंदर, जाके आपको पूछना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट के अंदर लिखना, नहीं पता है तो जाके पूछना। और इस चीज़ को आपको देखना है कि आपके खाते की लिमिट कितनी है, और जैसे ही आप ये काम कर लो तो आपको कमेंट करना है कि भैया हमने ये काम कर लिया है, हमको पता लग गया है कि इतनी लिमिट है। तो हम ध्यान रखेंगे, कल को कोई बात होगी तो कम से कम इतना पैसा हमारे पास में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आगे भी मिलने वाले हैं। हम हर एक चीज़ को बहुत ही बेसिक से या बहुत ही नींव से जानने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब जानते ही हो आपको करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक। और अगर आपको जानना है कि भाई आपका जो पैसा है उसको बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, तो अभी के अभी जाके देख लो आप इस वीडियो को। इसके साथ में बाय, अपना और अपने पैसे का ध्यान रखना।